हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं एक और डबल एआर का एनालिसिस लेके आया हूं आपके सामने। ये बहुत इंपॉर्टेंट डबल एआर है एज पर माय अंडरस्टैंडिंग, जो ये बता रही है कि अगर आपका किसी स्टेट में फिक्स इस्टेब्लिशमेंट नहीं है तो आपको वहां पे रजिस्ट्रेशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सीए वैभव कंसल स्वागत करता हूं आपका अपने जीएसटी साथी चैनल पे और उम्मीद करता हूं कि आपको ये डबल एआर पसंद आएगी। और उम्मीद ये भी करता हूं कि आप इस लॉकडाउन वाले पीरियड में अपने घर में सुरक्षित होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं इसको। ये क्या है, पूरा फैक्ट्स, बैकग्राउंड, सेक्शंस, क्वेश्चंस जो पूछे गए थे और मेरा अपना एनालिसिस। वंस अगेन, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए हो तो आप मेरे को अपने कमेंट्स बॉक्स में अपनी ईमेल आईडी जरूर लिखिए। मैं आपको जल्दी से जल्दी ये पीडीएफ प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। और आपको जैसे भी कमेंट्स देने हो इसमें जरूर पूछिए, मेरे से कोई डाउट हो आपको तो जरूर पूछिए। लेट्स बिगिन द डबल एआर। तो कर्नाटक डबल एआर ने ये मैटर दिया था टीएनडी इलेक्ट्रिकल्स के केस के अंदर, जो कि कर्नाटका की एडवांस होल्डिंग है, लेकिन टीएनडी खुद कहां पे रजिस्टर्ड है, राजस्थान के अंदर। जो फैक्ट्स हैं वो ये रहे। एप्लीकेंट रजिस्टर्ड एज वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, वो एक वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर है, साथ के साथ वो एक होलसेल सप्लायर है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स का राजस्थान के अंदर। उसे श्री सीमेंट लिमिटेड राजस्थान से एक कॉन्ट्रैक्ट मिला कि उसे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट करना है विद रिस्पेक्ट टू दीज इलेक्ट्रिकल आइटम्स इन कर्नाटका, और ये करना है उसको मैसर्स कर्नाटका सीमेंट प्रोजेक्ट के लिए, जो कि श्री सीमेंट लिमिटेड की एक यूनिट है। तो अगर मैं एक लाइन में पकड़ूं तो श्री सीमेंट लिमिटेड ने हमारे एप्लीकेंट टीएनडी को कॉन्ट्रैक्ट दिया। दैट्स इट। कर्नाटका सीमेंट प्रोजेक्ट पिक्चर में नहीं है, इट इज ओनली यूनिट ऑफ श्री सीमेंट। तो सब कुछ श्री सीमेंट के नाम पे ही होगा, सिर्फ उसका नाम है वहां पे क्योंकि एक यूनिट है उसका, राइट। तीसरी बात, कर्नाटका में टीएनडी का यानी एप्लीकेंट का कोई भी ऑफिस स्ट्रक्चर, फिक्स एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। टीएनडी को श्री सीमेंट सिर्फ और सिर्फ टेम्परेरी स्पेस देगा ऑफिस का वहां पे। जैसे आपने जनरली देखा होगा कि कंस्ट्रक्शन साइट्स पे कुछ टेम्परेरी शेड्स बने होते हैं, तो उनको 3 4 5 जो भी रूम्स देगा वहां पे, वो चीज उसको प्रोवाइड की जाएगी, जो कि डॉक्यूमेंटेड नहीं है, सिर्फ एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि आप हमारे लिए काम करेंगे, उसके बदले आपको टेम्परेरी स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाएगा, राइट। जो कि फोर्थ फैक्ट है। फिफ्थ फैक्ट, कोई भी इनवॉइसिंग होगी कॉन्ट्रैक्ट की, वो एड्रेस की जाएगी कर्नाटका सीमेंट प्रोजेक्ट को, लेकिन जीएसटी यूज होगा एज आई टोल्ड यू श्री सीमेंट का, यानी सब कुछ श्री सीमेंट के नाम पे ही हो रहा है। यानी टीएनडी राजस्थान से कर्नाटका पे बिलिंग करेगा श्री सीमेंट को, राइट। और एप्लीकेंट सबसे पहले इस चीज के लिए राजस्थान एडवांस होल्डिंग अथॉरिटी के पास गया था और पूछा था कि क्या उन्हें जरूरत है इस रजिस्ट्रेशन की कर्नाटका में। तो उन्होंने कहा कि कर्नाटका का मैटर है, कर्नाटका एडवांस होल्डिंग के पास ही जाइए, वही बताएंगे। तो दिस इज द बेसिक फैक्ट। अब इस क्वेश्चंस और उसके एनालिसिस से उतरने से पहले आपको सेक्शंस जान लेंगे तो आपको थोड़ी हेल्प हो जाएगी। सेक्शन 22 सीजीएसटी एक्ट का रजिस्ट्रेशन को इशारा करता है। वो बोलता है कोई भी सप्लायर रजिस्ट्रेशन के लिए तब लायबल है जहां से वो टैक्सेबल सप्लाई रेंडर कर रहा है सब्जेक्ट टू थ्रेशोल्ड लिमिट इन अ फाइनेंशियल ईयर। सेक्शन 2 सबसेक्शन 70 में लोकेशन को डिटरमाइन करता है सप्लायर की। वो बोलता है जहां पे वो रजिस्टर्ड है वो लोकेशन है सप्लायर की, और अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो उसकी कोई फिक्स एस्टेब्लिशमेंट है, वो भी लोकेशन ऑफ सप्लायर मानी जाएगी। सेक्शन 12(3)(a) बोलता है प्लेस ऑफ सप्लाई वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का, जहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी खुद सिचुएटेड है वही प्लेस ऑफ सप्लाई है। और सेक्शन 10(1)(b) प्लेस ऑफ सप्लाई बोलता है बिल टू शिप टू मॉडल के लिए। बिल टू शिप टू मॉडल दोस्तों क्या होता है कि वैसे आपको पता होगा काफी लोगों को, पर जिनको नहीं पता उनके लिए सिर्फ आधा मिनट का। अगर आपने किसी पार्टी से सामान खरीदा और आपको डिलीवरी कहीं और प्रोवाइड करनी है, अपने प्रेमाइसेस में नहीं लेके आनी है, तो आप उसको बोलेंगे बिल टू आप हमें कीजिए, शिप टू उस एड्रेस पे कर दीजिए। तो बिल टू जिस पे हुआ है और जिस पार्टी ने भेजा है उनकी लोकेशंस देखी जाती हैं टैक्स के लिए। इसको मैं और डिटेल में समझाऊंगा अभी डबल एआर के अंदर। तो आइए देखते हैं उनसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे और क्या उन्होंने ऑब्जर्वेशन रूलिंग्स दी है अपनी। और मैंने क्वेश्चंस को सेपरेट किया है अपने हिसाब से ताकि थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए और डिफरेंशिएशन क्रिएट हो सके। पहला क्वेश्चन क्या पूछा था कि क्या कर्नाटका में रजिस्ट्रेशन की जरूरत है टीएनडी को? द आंसर इज नो। फैक्ट्स के आधार पर उसने बोला कि देखो जी, मेरा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस टीएनडी ने बोला राजस्थान में है, लोकेशन सप्लायर वही बनती है, मेरा कोई फिक्स एस्टेब्लिशमेंट कर्नाटका में नहीं है, इसीलिए मेरा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस राजस्थान में है, तो मेरी लोकेशन यानी प्लेस ऑफ सप्लाई राजस्थान ही मानी जाएगी। प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर द पर्पस ऑफ लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या मानी जाएगी? राजस्थान ही मानी जाएगी। तो इसलिए रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं।
सेम टू सेम डबल ए आर ने भी अफर्म किया और उसको बोला कि आप जो कह रहे हैं वो फैक्ट्स ठीक है, एज पर द रीडिंग ऑफ सेक्शंस देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ सेपरेट रजिस्ट्रेशन इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। फिर सेकंड क्वेश्चन पूछा गया कि कर्नाटका में अगर रजिस्ट्रेशन लेना होगा तो मुझे डॉक्यूमेंट्स के लिए, एड्रेस प्रूफ के लिए मेरे पास तो कोई कागज नहीं है, सिर्फ एग्रीमेंट है, क्या वो चलेगा? तो कर्नाटका एडवांस रूलिंग ने बोला कि भैया जब रजिस्ट्रेशन लेना नहीं है तो फिर डॉक्यूमेंट्स की बात ही नहीं उठती। एक्चुअली क्वेश्चंस इकट्ठे पूछे जाते हैं, उनका आंसर्स इकट्ठे दिए जाते हैं, तो इसलिए ये मत सोचिए कि जब पहले क्वेश्चन का आंसर नो आ गया तो सेकंड क्वेश्चन पूछा ही क्यों। तो क्वेश्चन एक साथ पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि बेहद इंपॉर्टेंट था कि अगर कोई वेंडर राजस्थान से टीएनडी को सप्लाई करता है लेकिन शिप टू डायरेक्टली करता है कर्नाटका में, तो टैक्स क्या लगेगा? कट। सेकंड, अगर कोई वेंडर कर्नाटका से सप्लाई करता है टीएनडी राजस्थान को लेकिन कर्नाटका में ही ट्रांसपोर्टेशन करता है, उसकी शिप टू करता है उसको, तो कौन सा टैक्स लगेगा? दोस्तों जनरली बिल टू शिप टू मॉडल यूज वहां होते हैं जहां पे ट्रांसपोर्टेशन बचती है। जनरली ऐसा देखा गया है जहां पे पैसे बचते हैं ट्रांसपोर्टेशन के। ऑब्वियसली बात है, पहले कर्नाटका का माल राजस्थान आएगा टीएनडी, फिर राजस्थान से कर्नाटका जाएगा, तो लॉजिकल नहीं है, तो इसलिए प्रोविजन डाला गया था आईजीएसटी एक्ट के अंदर। बहुत ही सिंपल है, जैसे आम प्रोविजन है बिल टू शिप टू के, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको। प्लेस ऑफ सप्लाई वही होती है जहां पे बिलिंग होती है, जिसको बिलिंग होती है। तो बेसिकली अगर राजस्थान का सप्लायर राजस्थान के एप्लीकेंट यानी टीएनडी को सप्लाई करता है लेकिन शिप टू कर्नाटका करता है, तो राजस्थान के बंदे ने राजस्थान को सप्लाई किया सीजीएसटी एंड एसजीएसटी राजस्थान का। सेकेंडली, कर्नाटका कोई बंदा राजस्थान को सप्लाई करता है, आईजीएसटी लगेगा, शिप टू कहीं पे भी किया गया, और ओवर इंडिया उससे फर्क नहीं पड़ता। और फोर्थ क्वेश्चन पूछा था कि कौन से डॉक्यूमेंट्स ट्रांसपोर्टर को कैरी करने पड़ेंगे अपने साथ में बिल टू शिप टू मॉडल के अंदर। तो एडवांस रूलिंग उसके दायरे में क्वेश्चंस के आंसर नहीं देती है। सेक्शन 97 के अंदर ये क्वेश्चन कवर्स नहीं होते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन कौन से कैरी किए जाएंगे, तो उसने आंसर नहीं दिया, यानी एडवांस रूलिंग है, ऑनरेबल एडवांस रूलिंग आंसर इसका नहीं दिया, लेकिन हमने इसका आंसर दिया है। और इसमें बोला गया है कि अगर ऐसे सिचुएशन बनती है तो आप बिल टू शिप टू मॉडल की कॉपी यानी ट्रांसपोर्टर कॉपी लेके चलेगा, प्लस ई वे बिल भी लेके चलेगा अगर उसको थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर का गुड्स ट्रांसफर किया जा रहा है। तो थ्रेशोल्ड लिमिट स्टेट टू स्टेट डिफर करती है, जनरल लॉ में लिमिट 50,000 रुपए लिखी हुई है। तो मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पूरी एडवांस रूलिंग के लिए? मैं तो सबसे पहले मानता हूं कि बहुत अच्छी एडवांस रूलिंग आई है। स्पेसिफिकली उन्होंने ये तो बोल ही दिया है कि जहां पे फिक्स एस्टेब्लिशमेंट नहीं है वहां पे रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, यानी ये बहुत अच्छी चीज है कि मेरे को कंप्लायंस नहीं करना कर्नाटका स्टेट का, अननेसेसरी बर्डन नहीं रखना मुझे कर्नाटका स्टेट का, मैं डायरेक्टली राजस्थान से उसको बिलिंग कर सकता हूँ और इनवॉइसिंग कर सकता हूँ और कंप्लायंस पूरी कर सकता हूँ। अब ये कई जगह पे मुसीबत हो जाती है, मेरे को काफी सारे इनिशियली बहुत क्वेश्चंस आए थे जब जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ था, उसके बाद भी आते रहते हैं क्वेश्चंस। जैसे फॉर एग्जांपल कि मान लो मैं दिल्ली में रजिस्टर्ड हूँ, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म चला रहा हूँ, मेरे पास एक छोटी सी प्रॉपर्टी हरियाणा में भी है, मैंने उसको किराए पे दे रखा है वहां पे। अब पॉइंट इसकी क्या मुझे किराए पे, अब मेरी प्लेस ऑफ सप्लाई हरियाणा ही है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के इसमें, तो क्या मुझे उस किराए के लिए रिसीव करने के लिए मुझे वहां रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? तो एज पर माई अंडरस्टैंडिंग रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि मेरी वहां फिक्स एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, मैं कोई सेपरेट काम नहीं कर रहा हूँ वहां पे उस चीज के लिए, मैं उसको यहाँ से अपनी बिलिंग कर सकता हूँ और आईजीएसटी लगा सकता हूँ। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑब्वियसली वहीं करेगा, उसे क्रेडिट मिलेगा नहीं मिलेगा वो उसकी टेंशन है, वो उसकी मेरी एग्रीमेंट है, अंडरस्टैंडिंग है। पर द पॉइंट इज कि मेरे को रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, वरना बिन बात के मुझे हरियाणा में कंप्लायंस पूरा करना पड़ता है। तो एज पर माय ओपिनियन ये बहुत एक अच्छा डबल ए आर है और मुझे उम्मीद है कि इससे काफी सारे क्वेश्चंस क्लैरिफाई हो गए होंगे आपके। और अगर आपको चैनल पे वीडियोस पसंद आई हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स में, अपने प्रोफेशनल ग्रुप्स में शेयर कीजिए इसको। मुझे कांटेक्ट करना है तो मेरी ईमेल आईडी भी लिखी हुई है मैंने यहाँ पे, कमेंट बॉक्स में मुझसे कोई डाउट भी पूछ सकते हैं। Thank you very much for watching this video. Stay in home, stay safe. Thank you very much. Tata, bye bye.